अच्छा, किसको किसको नहीं मिला पीरियोडिक टेबल? जी, जिसको नहीं मिला वही लोग है। फालतू लेके क्या बर्बाद करो। और किसको चाहिए? और किसको चाहिए? तुमको नहीं मिला है? भैया काला बर्बाद काला करेगी। अरे तुम लोग को मिला ना? अरे इसको लेके क्या करेगी तुम? उसको मत मिलाना। दो दे दो। अब तुम लोग बदमाशी कर रही। चलो देखो, मेरे पास भी एक रहना चाहिए ना, हमको भी तो पढ़ना। चलो ध्यान दो, देखो वर्गों की विशेषता के बारे में हम लोग देख रहे थे। अरे ध्यान दो, ये जो पीरियोडिक टेबल है, हेलो, इसमें जो वर्ग है, वर्ग मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे आते हैं, ये वर्ग है। कितना वर्ग है टोटल? 18 वर्ग है। तो इसके विशेषता के, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख रहे थे, इन्हें देख रहे थे। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से वेरी करता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात करते हैं पहले वर्ग के बारे में, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी बताओ? इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? एक था। हाँ, इसका संयोजकता कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जैसे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कितना होगा? इसका एक, इसका दो, एक, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 और 1, 8 2 10 8 18 1 19, है ना। इसका 2 8 8 18 1, इसी तरीका से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है ना। अब इसका संयोजकता, संयोजकता किसको बोलते हैं बताओ? संयोजकता किसको बोलते हैं? हम क्या बताए थे तुम लोगों को संयोजकता के बारे में? कि कोई भी परमाणु कितना आइटम, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यही क्या कहलाता है? उसका वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। बात समझ में आ रहा? अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन के बारे में, हैलोजन में कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताओ? हैलोजन में कौन से वर्ग का एलिमेंट आता है हैलोजन में बताओ? 16 नहीं, हैलोजन में कौन से वर्ग का तत्व आता है? वर्ग 17। उसमें कौन कौन सा तत्व है बताओ? क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना। तो जो हैलोजन है उसका संयोजकता कितना है? कितना संयोजकता कल बताए थे? एक है। कितना है? एक। किसी भी तत्व का टेंडेंसी, उसका क्षमता, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, वही उसका कहलाता है संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है ना। कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, वही कहलाता है उसका संयोजकता कहलाता है। समझे? अगर हम क्षार धातु के बारे में बात करें, अल्काली मेटल्स के बारे में बात करें, अल्काली मेटल्स क्षार धातु कौन से वर्ग का धातु होता है? क्षार धातु कौन से वर्ग का धातु होता है बताओ? वर्ग एक। कौन से वर्ग का? वर्ग एक का, है ना। वर्ग एक का क्या कहलाता है? क्षार धातु कहलाती है ना। तो जो क्षार धातु है उसका संयोजकता कितना होता है? एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है वो? एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जैसे हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही सब क्या है? क्षार धातु है। दिख रहा ना। जो दूसरा वर्ग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षार मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षार मृदा धातु, अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। समझे? तो उसका क्षमता कितना है इलेक्ट्रॉन त्यागने का? दो इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है स्टेबिलिटी के लिए। समझ में आया? ये चीज समझ में आ रहा था तुम लोग को? तो संयोजकता के बारे में हम लोग बात किए थे। हम लोग किस में बात कर रहे हैं? वर्गो, वर्ग के बारे में। जब ऊपर से नीचे हम लोग बढ़ रहे हैं
तो कौन कौन सा फैक्टर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये ना बात कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग परमाणु आकार के बारे में क्या बोले थे, परमाणु आकार या त्रिज्या के बारे में क्या बात किए थे कि हम लोग किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो परमाणु आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है ना। कैसे बढ़ता है कि उसमें कक्षों की संख्या बढ़ती है, शेलों की संख्या बढ़ती है। तो इस तरह से जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी वर्ग में, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, शेलों की संख्या बढ़ती जाती है, समझे। जितना शेल होगा उतना उसका आकार बढ़ेगा, ऐसे ना होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो तुम लोग को समझ में आया था। आज हम लोग बात करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में, समझे। इसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं आई बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9, 10, 11, 12 हर क्लास के लिए जरूरी है टॉपिक है। ठीक है, देखो आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी इसको भी बोलते हैं, है ना। देखो आयनन ऊर्जा किसको बोलते हैं, हम लोग देखे थे ऊपर से नीचे आने पर किसी भी परमाणु में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है ना। तो जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वैसे वैसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है ना, बात किए थे। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है किसी भी तत्व का, किसी भी एटम का, जैसे जैसे आकार बढ़ता है किसी परमाणु का, जो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो आसान पड़ता है कि नहीं। आसान क्यों पड़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ता है इसके बीच का जो आकर्षण बल है, ध्यान से समझना, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन का, जैसे जैसे उसका दूरी बढ़ेगा उसके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, कमता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है उसका आकर्षण बल कमता है, और आकर्षण बल कमेगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। यहाँ तक कहानी समझ में आया था। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, किसको कहते हैं, किसी भी परमाणु से, ठीक है, किसी परमाणु से कितना ऊर्जा लगेगा उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, किसी भी परमाणु से उसके बाहरी कक्षा से कम कितना एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही कहलाता है उसका आयनन ऊर्जा। लिखवाते हैं, दोबारा सुनो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम से कम जो ऊर्जा लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी गैसियस आइटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, यहाँ पर तुम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ोगे, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो जानना है। देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका हम लोग एक इकाई देते हैं, इसको मापने का एक यूनिट है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को मापने का यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इसको मापने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा, इस आयनन ऊर्जा को मापने का एक इकाई है, एक यूनिट है, इस यूनिट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो तुम लोग को क्वेश्चन मिल सकता है कि आयनन ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। समझ में आ रहा ना। जैसे हम पूछें कि बल का इकाई क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन है ना। बल को हम लोग किस इकाई में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, है ना। तो इसी तरीका से जितने भी फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, फिजिकल थिंग्स है, उन सारे चीजों को मापने का एक इकाई होता है ना। उसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं,
यूनिट डायमेंशन में। तो फिलहाल इतना तुम लोग समझो कि आयनन ऊर्जा को मापने का एक इकाई है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऐसा हम लोग का काम का चीज नहीं है। आयनन ऊर्जा कहते हैं किसको है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से, ध्यान से सुनो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से कितना ऊर्जा लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा। समझ में आया? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा से जो ऊर्जा लगता है उस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा?